हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए होली के पहले का सभी तैयार कर लो। तो साथियों, जैसा कि 14 मार्च कल होली समाप्त हो चुका है और आपकी तैयारी 10 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, क्योंकि आप होली की तैयारियों में काफ़ी व्यस्त नजर आए। तो साथ ही इससे पहले जितने भी क्लास हुए और क्लासों में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, आज की सेशन हम लोग स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाले, जो कि 90 क्वेश्चनों से। तो ध्यान देंगे दोस्त, ये सेशन आप सभी लोग के लिए रिवीजन क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं जो 10th पास है प्लस ITI है, वो अपनी तैयारी थोड़ा सा कम कर दिए हैं, क्योंकि भाई ग्रुप डी एग्जाम 2025 वो कोर्ट में जा चुका है। क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट ITI में फॉर्म अप्लाई कर दिए ना, वो जाकर साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भाई अप्लाई यानी कर दिए हैं, केस कर दिए हैं कि 10th वालों को हटाइए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई देखिए, टोटल 90 लाख से हम मान लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो इसमें से लगभग 40 लाख तो ITI वाले फॉर्म अप्लाई किए होंगे, हम लोग अप्रॉक्स मान रहे हैं। नहीं तो भाई लगभग जानते हैं केवल 20 लाख ITI वाले होंगे और 70 लाख भाई आप जानते हैं 10th पास होंगे। तो क्या सरकार के पास इतना टाइम है कि 70 लाख लोगों को पैसा रिफंड करेगा? बताइए। तो जो ITI किए ना भाई, वो समझ ले, जो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो साथी वो ITI तो किए हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय ना वो भूल गए कि हम ITI को सिंपल 10वीं पे ही फॉर्म अप्लाई कर दें। क्योंकि भाई जो जहाँ पे वो फॉर्म भरवाने गए साइबर कैफ़े ना, वो भी 10th पे ही जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो साइट थी वो काफ़ी व्यस्त बता रही थी, वो 10th पे ही अप्लाई कर दे रहे थे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कोई इस बार एग्जाम देने वाला है, जो जो फॉर्म अप्लाई कर दिया, चाहे आप सिंपल 10th पास है चाहे ITI हो। तो साथ ही जैसे मैं है, तो मैं तो 10th पे भी फॉर्म अप्लाई किया हूँ और ITI दोनों लगाया हूँ, क्योंकि इसमें स्कीम है, तो भाई इसको अप्लाई करना जरूर है, क्योंकि ITI हमारे पास है, सर्टिफिकेट हमने लगाया है। तो कोई बात नहीं दोस्त, आज के सेशन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे फोकस के साथ। तो आज से हम लोग फोकस पे एक बार फिर से आते हैं, तो आप भी आ जाइए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे, शाम को 7 PM पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग अब हमारी यही रहने वाली है। इससे पहले 3 से 4 दिन क्लास भी जो टाइमिंग थी वो ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन अब आज से नहीं होगी। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और अपने आप लोग रिविजन करते रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर कौन था? तो फतेहपुर सीकरी था। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो आत्मीय सभा था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? तो साथ ही कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष में भारतीय राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्ष 1963 में किए गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई शेरों की अधिकांश आबादी ये किसके संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? एशियाई शेरों की अधिकांश आबादी ये किसके संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? तो भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आमतौर पर एक ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? आमतौर पर एक ग्राम पंचायत का गठन सभी को मालूम होगा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन इस वाले क्या होने वाले? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाता है? तो अमरबेल दर्शाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नाबार्ड और निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलांबूर जनजाति के लोगों द्वारा काटे गए वन उपज के विपणन के लिए आदाबी ब्रांड लॉन्च किया है? तो वो साथी है जन शिक्षण संस्थान। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो भाई पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तमिल भाषा को किस वर्ष में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप याद करते चल रहे होंगे। जो 10 से 14 मार्च के बीच अपने क्लास नहीं किया है तो साथी आप लोग केवल सेशन को देखते हैं, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि साथी देखिए सब्सक्राइब आप इसलिए करें क्योंकि आपका जब तक फाइनल ग्रुप डी में न हो जाएगा तब तक ये क्लास चलने वाली है। तो जब भी हम क्लास दें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और साथ ही कल से आप सभी के बीच फिर से एक दमदार क्लास की शुरुआत होने जा रही है। तो जब भी क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास आएगी। ओके दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, बगल में आप देखेंगे घंटा, उसको भी प्रेस जरूर करेंगे। तो तमिल भाषा को 2004 में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डैश आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बॉम्बे में स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन कौन था? तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था एक धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन था जो कि प्रार्थना समाज था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मरुश्री ये किसके दौरान आयोजित एक रेगिस्तान शोभा यात्रा है? मरुश्री किसके दौरान आयोजित एक रेगिस्तान शोभा यात्रा है? तो भाई जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव के दौरान है ये। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। तो इनमें से जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, 16 नंबर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1993 में शुरू की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी बुक ऑफ रिचुअल के रूप में भी जाना जाता है? तो साथ ही किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी बुक ऑफ रिचुअल के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप सभी से एक सवाल हम पूछने जाएंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बस इस सवाल का राइट आंसर बताइए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितने सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है? भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितने सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है? तो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो आपसे सवाल पूछता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने किया था, जो कि साथ ही 1932 में किया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक अनुच्छेद से भी संबंधित ये सवाल बनाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 17 में है, जिसे छुआछूत के नाम से भी जानते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष को की गई थी? और पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के लॉन्च के साथ 1 अप्रैल 1951 से योजना आयोग शुरू हुआ था। यानी भाई पहले तो पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुआ था, 1956 तक चला था पहला। उसका दूसरा 56 से 61 तक, तीसरा 61 से 66, चौथा 69 से 74,
उसके बाद 205वां 78 से 74 से 78 के बीच चला था। लेकिन योजना आयोग की स्थापना कब, इसकी स्थापना हुई थी भाई 15 मार्च 1950 को हुई थी। उसके बाद 2015 में इस योजना की आयोग की जगह नीति आयोग ने इसका भाई पोजीशन ले लिया था। ये आपको याद रखना है। तो आपसे सवाल पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, तो मेरे दोस्त 2015 में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कुमाऊं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाग के विभाजन के अनुसार किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो साथी सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो अधिनियम पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1996 में किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है, किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है, तो ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता है। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता इनमें से कौन सी है, तो गैर प्रतिद्वंदिता है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर का राइट आंसर बताइए सभी साथी। तो हर एक सवाल का जवाब कमेंट में साथ में देते चलेंगे, इससे तैयारी और भी आपकी अच्छी होगी। प्लस यहाँ से आपको टेस्ट का भी एक सवाल मिल जाएगा। टेस्ट भी एक तरह का ऐसा ही होता है कि जितने भी सवाल आते हैं आपको उस सवाल का राइट आंसर तो देना ही पड़ता है। तो भाई यहाँ से प्रीवियस ईयर के सवाल प्लस एक्सपेक्टेड सवाल प्लस मॉक टेस्ट के भी सवाल आपको इस सेशन में देखने को मिल रहे होंगे। तो हर एक सवाल का जवाब कमेंट में साथ में देते चलिए। 25 नंबर देखिए, किस राज्य में साध नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। तो भाई किस राज्य में साध नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, तो मेघालय राज्य में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फिएट मुद्रा का उदाहरण नहीं है। तो भारत में फिएट मुद्रा का उदाहरण नहीं है, तो 1000 रुपये का चेक। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, तो बेतवा नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है, तो बरखान है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने इनमें से किसकी स्थापना की। तो साथी प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किसकी स्थापना किया था इनमें से, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास है। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास है, तो महाधिवक्ता के पास होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है, तो संघवाद करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ये पहले साथ ही स्थापित कर दिया जा चुका है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि भाई करंट अफेयर के सवाल इधर उधर हमेशा चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, जिसमें वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा ये किस वर्ष के प्रभाव से लागू किया गया था।
2017, बस ये डेट याद रखिए, वर्ष याद रखिए 2017, बस यही आपको चलना है याद करके भाई, 1 जुलाई 2017। देखिए किसी ऑप्शन में 2017 है नहीं, तो जीएसटी लागू हुआ था भारत में 1 जुलाई 2017 से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। धातु ऑक्साइड सामान्यतः ये किस प्रकृति के होते हैं? धातु ऑक्साइड सामान्यतः ये किस प्रकृति के होते हैं? तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकार यानी इन टाइटल तथा सूचीबद्ध हैं? तो भारतीय संविधान में पंचायत के लिए विषय जो कि इन टाइटल्ड तथा सूचीबद्ध है, टोटल 29 है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। न्यूलैंड्स के अष्टक क्रमशः ये किससे शुरू होते हैं और किस पर जाकर समाप्त होते हैं? न्यूलैंड के अष्टक जो होते हैं वो क्रमशः हाइड्रोजन और थोरियम पर जाकर समाप्त होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर। एच का मतलब हाइड्रोजन होता है और टी एच का मतलब होता है थोरियम। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। डैश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली कौन सी है? मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली कौन सी है? तो बंदिश है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव वांगला महोत्सव है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई और उन्हें क्या कहा गया? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनकी बातें या दिन प्रतिदिन की शिक्षाएं उनके अनुयायियों द्वारा संकलित की गई तो उसे कहा गया हदीस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। पेट्रोल और डीजल किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है? पेट्रोल और डीजल किस प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के उत्तरी मैदानी भाग का पुराना जलोढ़ भाग क्या कहलाता है? भारत के उत्तरी मैदानी भाग का पुराना जलोढ़ भाग क्या कहलाता है? तो भांगर कहलाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 43 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को याद करते चलोगे, प्लस आप रिवीजन के तौर पे ये सेशन फटाफट देख रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं फटाफट हम सवालों को पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सटीक है उसका राइट आंसर देते हुए आगे चल रहे हैं। ओके दोस्त, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44। लाल और पीली मृदा ये किस राज्य और किस राज्य के भागों में आसानी से पाई जा सकती है? तो लाल और पीली मृदा जो होती है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों में आसानी से पाई जा सकती हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए ये कौन सा पंचायत प्रदान करता है? पंचायत या नगर निगम या पालिका? बताइए। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए क्या प्रदान करती है? तो नगर पंचायत प्रदान करती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आयरलैंड के देश के संविधान से उधार ली गई है? तो आप सभी को मालूम होगा भाई, डीपीएसपी ली गई है, जो कि डेली क्लास में आपको बताते चल रहे हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है। भाग चौथे में शामिल है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा शामिल है, तो इनमें से एक शास्त्रीय भाषा आपसे पूछ रहा है, तो संस्कृत है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। किस राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी दिल्ली के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? किस राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी दिल्ली के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है? काफ़ी स्टूडेंट हमारे भाई होंगे जो इस सवाल का राइट आंसर अभी सोच रहे होंगे। बताइए किस राष्ट्रीय पर्व पर? या तो भाई 15 अगस्त या तो 26 जनवरी, इन्हीं 2 दिन होता होगा। तो सर जी स्वतंत्रता दिवस याद रखिए 15 अगस्त को मेरे भाई। इस दिन भाई पुरानी दिल्ली के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एक प्रकार का अर्धचंद्राकार रेत का टीला है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है जहां हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है। तो जो बरकान एक प्रकार का अर्धचंद्राकार रेत का टीला है, इसमें मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है जहां हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। डिक्लोफेनाक दवा भारत में अधिकांश किस आबादी को खत्म करने के प्रमुख कारणों में से एक है? तो डिक्लोफेनाक दवा भारत के में अधिकांश किस आबादी को खत्म करने के लिए प्रमुख कारणों में से एक बन चुका है? तो भाई गिद्ध है। आपको इस समय गिद्ध बहुत ही कम दिखाई दे रहे होंगे, मुश्किल से एकाक दिखाई दे रहे होंगे, नहीं तो वो भी अब तो उसकी जो कि प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। इसका एक ही दवा है दोस्त, डिक्लोफेनाक दवा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? भाई किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? तो सर जी सामवेद को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो इनमें से शास्त्रीय द्रविड़ भाषा कौन सी है? तो वो तमिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। उत्पादन के किस अवस्था में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक हो जाता है? उत्पादन के किस अवस्था में सीमांत उत्पाद वक्र ऋणात्मक हो जाता है? तो भाई ये चरण तीसरे में हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इस सभी साथी लोगों के लिए होमवर्क में ये सवाल दे रहे हैं, तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी प्रेजेंट है? नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा रेखा गया आकाश का रंग कैसा होगा? देखा गया आकाश का रंग कैसा होगा? तो ब्लैक कलर का होगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखा गया आकाश का रंग ब्लैक कलर यानी काला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी बेसाल्टिक प्रभाव क्रेटर झील कौन सी है? तो लूनार झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों की सूची है? भाई भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय की सूची है? तो 29 विषय की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। गंगोत्री से शुरू होने वाली कौन सी भारतीय नदी मानवीय गतिविधियों और उद्योगों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रदूषित है?
गंगोत्री से शुरू होने वाली कौन सी भारतीय नदी मानवीय गतिविधि और उद्योगों द्वारा बड़े पैमानों पर भाई प्रदूषित है? तो वो गंगा नदी है। सभी को मालूम होगा भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब आप बनारस आएंगे तो आपको भाई घाटी घाट दिखेगा जो कि ये भाई गंगा नदी बहती है। 62 नंबर देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस काल में आयोजित किए गए थे? भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन किस काल में आयोजित किए गए थे? तो 1919 और 1922 में किए गए थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में और असहयोग आंदोलन 1922 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 63। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण के पास केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करने की शक्ति होती है? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पास होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि कौन थे? तो भाई तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जो वो कौन थे 1950 में भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। तो उस समय इंडोनेशियाई राष्ट्रपति कौन थे 1950 के? तो सुकर्णो थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। गैस का उपयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है। तो किस गैस का उपयोग प्रकाश युक्त गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन का किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66। शीतल पेय में होता है तो कौन सा एसिड शीतल पेय में होता है? तो कार्बोनिक एसिड होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सघन माध्यम में प्रकाश किरणों के मुड़न को क्या कहा जाता है? भाई सघन माध्यम में प्रकाश किरणों के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तत्वों में सबसे बड़े परमाणु होते हैं तो किस तत्वों में सबसे बड़े परमाणु होते हैं? बताइए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या लिथियम में? तो भाई लिथियम में सबसे बड़े परमाणु होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है तो इनमें से कौन सा उत्तक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बनता है? तो वसा बनता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। डैश अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो भाई जो विद्युत ऋणात्मक है ना, ये अणुओं में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के आवर्त 4 में रखा गया है? तो कौन सी इनर्ट गैस को आवर्त सारणी के आवर्त 4 में रखा गया है? तो क्रिप्टॉन को रखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्त ये माना जाता है लिनियस को, कैरोलस लिनियस को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 73 क्या दिया है? आँख को लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने में मदद कौन करता है? तो जो पक्षमाप का है ना, ये आँख को लेंस की फोकल लंबाई और समायोजित करने में मदद करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 74 नंबर। परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? परिपक्व शुक्राणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो वृषण में होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? अलैंगिक प्रजनन किस में होता होगा? सोचिए आप सभी। तो भाई जो निम्नतम जंतु और पौधे हैं ना, इसमें होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 76। किसी कार्य को करने की क्षमता रखने वाली वस्तु में क्या होती है?
किसी कार्य को करने की क्षमता रखने वाली वस्तु में क्या होती है? तो ऊर्जा होती है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक को मिलाने पर क्या विस्थापित हो जाता है? तो साथ ही इस बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 32,438 पद आए हुए हैं, जिसमें से भाई ITI प्लस 10th मिलाकर टोटल मान के चलिए, आप लोग मान के चलिए जब RTI की रिप्लाई आएगा तो 1 करोड़ तो मान के ही चलिए। शुरू में तो हमने आपको बताया था 90 लाख, लेकिन भाई आप मान के चलिए 1 करोड़ फॉर्म तो अप्लाई हुआ है। तो जिसमें से कंपटीशन कैसे होने वाला है? कंपटीशन जीके का 20 क्वेश्चन होने वाला है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन जो कि सबसे अधिक है, जीके साइंस 25 क्वेश्चन, मैथ का 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ये बात याद रखना है। प्लस 90 मिनट इसमें आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। यहाँ से 1/3 का हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आप 3 गलत करेंगे तो सही में से 1 नंबर आपका जाएगा। ये आपका एग्ज़ाम प्रोसेस होने वाला। इसके बाद एक छोटी सी फिजिकल होगी, जो कि सभी स्टूडेंट को वो फिजिकल पास करना अनिवार्य है, जो कि रनिंग होगा दोस्त। 1 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा आपको, 4 मिनट 15 सेकेंड बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए भाई 5 मिनट 20 सेकेंड है। उसके बाद 35 किलो का वजन उठाकर आपका 100 मीटर का डिस्टेंस दूरी तय करनी होगी 2 मिनट में। उसी प्रकार फीमेल के लिए भाई उनके लिए 20 किलो का वजन उठाकर जाना पड़ेगा। ओके, ये बात आपका फिजिकल होगा। उसके बाद एक मेडिकल होता है, जो कि बहुत जल्दी होता है, क्योंकि भाई ग्रुप डी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको इतना इसमें मेडिकल नहीं होता, फटाफट एक स्टूडेंट को पास करते हुए जाते हैं। मेन इसमें देखिए एग्ज़ाम ही है, मेन एग्ज़ाम है। 10 दिन आप फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे तो आराम से निकालेंगे। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 1 किलोवाट हावर यानी बराबर कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 इंटू 10 की पावर कितनी होती है? 10 की पावर मेरे दोस्त 6 जूल होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर बराबर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। डैश यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? तो किस यौगिक का उपयोग शुष्क करने वाले कारक के रूप में किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो नैनोमीटर में मापा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। पृथ्वी के मेंटल में गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी के मेंटल में गैसों के साथ मिश्रित पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त है? आधुनिक के आवर्त सारणी की बात कराएं, कितने समूह और आवर्त हैं? ये सवाल आपको बहुत जरूर याद करना है पेपर के लिए। तो भाई 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त हैं, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की जो संयोजकता होती है वो टोटल कितनी होती है? तो केवल 1 होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 85। किसमें कार्बोनिल समूह नहीं है? तो किसमें कार्बोनिल समूह नहीं है? तो इथेनॉल में कार्बोनिल समूह नहीं होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट 86 नंबर देखते हैं। वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरित होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वह बिंदु जिस पर सभी किरणें अभिसरित होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो फोकस कहा जाता है। फोकस आपको करना है आज से साथी, ग्रुप डी एग्जाम 2025 के ध्यान देना है। आज से दमदार आपकी क्लास चलेगी। और साथी एक बात बता दें, जो 11:30 AM पे क्लास होती थी वो अब साथी आर्मी अग्निवीर की क्लास होगी। तभी तो जो 11:30 AM पे क्लास होती थी उसे हमने 4 PM पे शेड्यूल कर दिया है।
ओके दोस्त, तो आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेली क्लास ले सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ आर्मी अग्निवीर में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप सिंपल 10वीं पास है और आपकी एज 17.5 से लेकर 21 वर्ष के बीच में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही 10th में आपका हर एक सब्जेक्ट में 33% जो मार्क है वो होता है ना, वो होना अनिवार्य है। ओके दोस्त, और 17.5 से 21 और काफ़ी ऐसे पोस्ट हैं जो कि 23 साल तक भी 2 साल का मतलब उनमें छूट मिला है, और कई पोस्ट है आर्मी अग्निवीर में जो कि 25 साल तक भी फॉर्म है, 17 से 25 तक के भी है। ओके दोस्त, तो आप तैयारी करना चाहते तो बहुत अच्छी तरीके से हम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उसमें भाई देखिए जीके का 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का 15 क्वेश्चन आते हैं, साइंस का 15 क्वेश्चन आते हैं और 5 रीजनिंग का, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो आज साथ ही हम लोग 22 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर हल करेंगे, तो वो सेशन आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे साथ ही। ओके, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए डैश किसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंद होता है, तो किसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंद होता है, तो क्लोरीन में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं है, तो इनमें से उत्परिवर्तन आनुवंशिक कौन नहीं है, तो मेरे दोस्त काइक नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ऐच्छिक मांसपेशियाँ किसमें निहित होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियाँ किसमें निहित होती हैं, तो भाई ये होती है यकृत में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐच्छिक मांसपेशियाँ आप सभी से पूछ रहा है, तो भाई यकृत नहीं होगा, जो साथ ही पश्चपाद होता है ना, इसमें निहित होता है ऐच्छिक मांसपेशियाँ, यकृत तो नहीं होगा भाई, पश्चपाद में निहित होती है। याद रखिए बी ऑप्शन इस सवाल का आपका ठीक बैठ रहा है, तो ध्यान देंगे, सही कर लेंगे, पश्चपाद आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 89 का। अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 90 जो कि आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नग्न बीज पैदा करता है, तो कौन सा समूह नग्न बीज पैदा करता है, आवृत्त बीजी, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या अनावृत्त बीज यानी जिम्नोस्पर्म। तो कौन सा समूह नग्न बीज पैदा करता है, तो मेरे दोस्त अनावृत्त बीज यानी जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ आज की सेशन में आपको कंप्लीट मैंने स्टार्टिंग में टारगेट नहीं दिया था, इसलिए दोस्त कि ये सेशन आप सभी लोग के लिए रिवीजन के तौर पे चले थे, लेकिन शुरू में हमने कुछ पॉइंट्स पे बात किया था कि स्कोर आपका कितना बनेगा, एक बार हमें क्लियर कीजिएगा। ओके, तो साथ ही उम्मीद करूँगा ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से आपने हल किया होगा और एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस भी किया होगा, कैसे प्रीवियस ईयर में सवाल हमें देखने को मिलेगा आए थे, प्लस साथ ही मॉक टेस्ट में सवाल हमें कैसे मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे सभी साथी। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर क्लास के साथ, क्योंकि भाई उसका नोटिस आ चुका है जो कि 12 मार्च को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 10 अप्रैल तक चलने वाला है, यानी आपके पास 1 महीने का समय है। आज 15 मार्च है, तो आराम से बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कीजिए। सिंपल 10 का 10th का मार्कशीट ले जाइए, और ITI है तो उसका सर्टिफिकेट है उसका भी लगा देंगे, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद उससे एक आधार कार्ड लग रहा है, उसका नंबर लग रहा है, फ़ोटो लग रहा है, आय जाति निवास सेंट्रल का बनवाइएगा, क्योंकि भाई ये सेंट्रल में जाना होता है, तो सेंट्रल का आपको पास आय जाति निवास होना चाहिए। जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो भी देना है आपको, वो आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये सख्त नियम आर्मी की तरफ से आया है कि आपके पास ये खोना नहीं चाहिए। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं फॉर्म भरते समय आर्मी अग्निवीर में, चाहे किसी भी पोस्ट पे, GD टेक्निकल या आप सदर ट्रेड्समैन या WMP नर्सिंग में, इस बार तो भाई 2-2 पदों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्त आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।